नमस्कार। सुन लो, यूपीएससी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगाने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के गहरे समंदर में। नमस्कार। और ये गोता लगाना ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में ये जानना कि इतिहास कैसे बनता है, कौन से सोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, ये आधा काम है। बिल्कुल। आज हम किसी एक टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि उस नींव की बात कर रहे हैं जिस पर पूरी समझ टिकेगी। हम एक विस्तृत बिब्लियोग्राफी, एक संदर्भ ग्रंथ सूची का विश्लेषण करेंगे। ये किसी मानक पाठ्यपुस्तक का हिस्सा हो सकती है, और ये सिर्फ लिस्ट नहीं। ये एक नक्शा है, ये समझने का कि इतिहासकार सोचते कैसे हैं, सबूतों को परखते कैसे हैं, कौन सा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, कौन सा लिटरेरी टेक्स्ट, किस मॉडर्न हिस्टोरियन का क्या कंट्रीब्यूशन है। और सबसे बड़ी बात, एस्पिरेंट्स के लिए ये क्यों जरूरी है। पता है कि अलग अलग हिस्टोरियंस, जैसे मान लीजिए आर.एस. शर्मा या रोमिला थापर, वो एक ही काल को, जैसे वैदिक काल या मौर्य काल, कैसे अलग नजरिए से देखते हैं। हाँ, मतलब पर्सपेक्टिव समझना। जैसे शायद मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट या कैम्ब्रिज स्कूल का दृष्टिकोण, अगर हम लेखकों से अंदाजा लगा सकें। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत तक श्रोताओं को न सिर्फ मुख्य किताबों और लेखकों की जानकारी मिलेगी, बल्कि वो ये भी समझ पाएंगे कि हड़प्पा, वैदिक काल, मौर्य, गुप्त, दक्षिण भारत, यहाँ तक कि हिस्टोरियोग्राफी के लिए किन स्रोतों पे कितना भरोसा करना है। और ये जानकारी यूपीएससी उत्तर लेखन में कैसे इस्तेमाल करनी है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बिब्लियोग्राफी को अनपैक करना। सबसे पहले आते हैं जनरल एंड सर्वे वॉल्यूम्स पर। हाँ, ये वो किताबें हैं जो एक बड़ा कैनवास देती हैं पूरे प्राचीन भारत का एक ओवरव्यू। इसमें के.ए. नीलाकंठा शास्त्री का नाम अहम है, खासकर दक्षिण भारत के संदर्भ में। और ए.एल. बैशन की द वंडर दैट वाज इंडिया। ये तो क्लासिक मानी जाती है ना। ए.एल. बैशम, ये नाम जरूर याद रखना चाहिए। बिल्कुल, ये फाउंडेशनल किताब है। साथ ही आर.एस. शर्मा और रोमिला थापर के सर्वे वर्क्स भी हैं। ये आपको क्रोनोलॉजी, मतलब कालक्रम, और जो बेसिक थीम्स हैं उनको समझने में मदद करते हैं। इसमें कुछ और नाम भी हैं, जैसे एंटोनोवा बोंगार्ड-लेविन, ये शायद रूसी इतिहासकार है। हाँ, उनकी अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक अलग गैर ब्रिटिश नजरिया देती है। और विल ड्यूरेंट की स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन भी है, जो भारत को विश्व सभ्यता के व्यापक संदर्भ में रखती है। हालांकि ये बहुत ज्यादा एकेडमिक नहीं, पर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के लिए ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई सर्वे बुक्स। अब आते हैं शुरुआती चैप्टर्स पे, चैप्टर 1 से 3। इतिहास का महत्व, आधुनिक इतिहासकार, स्रोत और उसका निर्माण। ये हिस्टोरियोग्राफी वाला हिस्सा लगता है। हाँ, और ये बेहद जरूरी है। यही पता चलता है कि इतिहास सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है। इसमें E.H. कार की व्हाट इज हिस्ट्री और मार्क ब्लॉक की द हिस्टोरियंस क्राफ्ट जैसी किताबें हैं। ये बताती हैं कि इतिहासकार कैसे काम करता है, उसका क्राफ्ट क्या है। कार की किताब तो बहुत फेमस है। हाँ, ये सवाल उठाती है कि इतिहास कितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है। भारतीय संदर्भ में देखें तो आर.जी. भंडारकर जैसे शुरुआती राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। फिर आते हैं डी.डी. कोसाम्बी। हाँ, इनका नाम आपने पहले भी लिया था, डी.डी. कोसाम्बी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये किताब लैंडमार्क है। उन्होंने मार्क्सवादी नजरिए को भारतीय संदर्भ में ढाला, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर जोर दिया, लोक कथाओं, मानव शास्त्र तक का इस्तेमाल किया। बिल्कुल अलग अप्रोच था उनका। और आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, इनका जिक्र बार बार आ रहा है। बिल्कुल। आर.एस. शर्मा का काम सामाजिक आर्थिक इतिहास, खासकर फ्यूडलिज्म, सामंतवाद और वर्ण व्यवस्था पर केंद्रित है। उनका नजरिया भी मार्क्सवादी धारा से प्रभावित है। रोमिला थापर, जिनका काम बहुत विस्तृत है, अर्ली इंडिया जैसी किताबों में उन्होंने शुरुआती भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास पर लिखा है, और वो स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने से हिचकिचाती नहीं है। उनकी एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अलावा बी.एन. पुरी, इरफान हबीब का नाम मध्यकालीन इतिहास में ज्यादा सुनते हैं, पर प्राचीन में भी इनका योगदान है। हाँ, खासकर इंडस सिविलाइजेशन पे उनका काम है। और उपिंदर सिंह की ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडीवल इंडिया एक हालिया और बहुत व्यापक किताब है, जिसमें पुरातत्व और साहित्य दोनों का अच्छा समन्वय है। ये आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। इसमें और भी नाम है, जैसे ए.एस. अल्टेकर, फर्नांड ब्रोडेल, आर.जी. कॉलिंगवुड। हाँ, अल्तेकार का काम महिलाओं की स्थिति और शिक्षा पर महत्वपूर्ण है। ब्रोडेल एनल स्कूल के इतिहासकार हैं, जिन्होंने लॉन्ग ड्यूरे यानी लंबी अवधि के इतिहास पर जोर दिया।
कॉलिंगवुड इतिहास के दर्शन पर लिखते हैं, ये सब सेकेंडरी सोर्सेज हैं जो आपको अलग-अलग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क समझने में मदद करते हैं। समझ गया। तो ये सेक्शन इतिहास कैसे लिखा जाता है और किसने कैसे लिखा है, इस पर फोकस करता है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स 4-5, भौगोलिक पृष्ठभूमि और पर्यावरण। हाँ, क्योंकि इतिहास हवा में नहीं होता, जमीन पर होता है। भूगोल का बहुत बड़ा रोल है इसमें। OH के स्पेट की इंडियन पाकिस्तान एक क्लासिक ज्योग्राफी टेक्स्ट है। और सुब्बा राव की पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये किताब बताती है कि कैसे भारत के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों ने अपनी विशिष्ट पहचान विकसित की और कैसे भूगोल ने इतिहास को प्रभावित किया। बस्तियां कहाँ बसेंगी, व्यापार के रास्ते क्या होंगे, साम्राज्य कैसे फैलेंगे या सिकुड़ेंगे, ये सब भूगोल तय करता है। पर्यावरण का भी जिक्र है। माधव गाडगिल और रामचंद्र गुहा की दिस फिशर्ड लैंड, ये तो पर्यावरण इतिहास की मशहूर किताब है। हाँ, ये बताती है कि कैसे मनुष्य और पर्यावरण के बीच का रिश्ता भारत के इतिहास में बदलता रहा है। इसमें क्लाइमेट चेंज पर लैम्ब और वाइट की किताबों का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन प्राचीन काल में भी एक फैक्टर रहा होगा। M.K. धवालीकर का काम भी पर्यावरण और संस्कृति के संबंध को दिखाता है, खासकर पुरातत्व के संदर्भ में। मतलब इतिहास को सिर्फ राजा रानियों की कहानी की तरह नहीं, बल्कि भूगोल और पर्यावरण के साथ जोड़कर देखना होगा। अगला सेक्शन चैप्टर 6 भाषाई पृष्ठभूमि पर है। हाँ, भाषाएं संस्कृतियों की वाहक होती हैं। T. बरो की द संस्कृत लैंग्वेज और R.L. टर्नर की कंपैरेटिव डिक्शनरी ऑफ द इंडो-आर्यन लैंग्वेजेस जैसी किताबें संस्कृत और इंडो आर्यन भाषाओं के विकास को समझने में मदद करती हैं। इनसे क्या पता चलता है यूपीएससी के लिहाज से? इनसे भाषाओं का एवोल्यूशन, माइग्रेशन पैटर्न्स, मतलब लोग कहाँ से कहाँ गए, और अलग-अलग भाषा समूह जैसे इंडो आर्यन और द्रविडियन, उनके बीच क्या संबंध थे, ये समझने में मदद मिलती है। ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल काम है। और इसमें मैलरी का भी नाम है। हाँ, JP मैलरी का काम इंडो यूरोपियन भाषाओं को पुरातत्व से जोड़ता है। खासकर आर्यन पहचान और प्रवासन की बहस के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, तो भाषा का इतिहास भी जुड़ा हुआ है लोगों के मूवमेंट और पहचान से। अब आते हैं असली प्राचीन इतिहास पर। चैप्टर्स 7-9, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण युग, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। ये है मानव समाज की शुरुआत की कहानी। इसमें ब्रिजिट और रेमंड ऑल्चिन की द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट है। बहुत महत्वपूर्ण किताब है ये। और H.D. सांकल्या, इनका नाम भी बहुत सुना है। हाँ, H.D. सांकल्या भारत में प्री हिस्ट्री के पायोनियर्स में से हैं। उनकी प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एक क्लासिक है। D.P. अग्रवाल का काम डेटिंग मेथड्स और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण है। और V. गॉर्डन चिल्ड की मैन मेक्स हिमसेल्फ एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देती है कि कैसे मनुष्य ने आग, औजार, खेती का विकास किया। तो ये पूरा सेक्शन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर आधारित है। पत्थर के औजार, पॉटरी, बस्तियों के अवशेष। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत बताते हैं कि शुरुआती इंसानों ने शिकार और संग्रहण से खेती और पशुपालन की तरफ कैसे कदम बढ़ाया। इसमें सूरजभान का राखीगढ़ी और बनावली पर काम या GR शर्मा का बेलन घाटी में काम, ये खास क्षेत्र की कहानी बताते हैं। ये पुरातात्विक कार्य बहुत डिटेल में जानकारी देते हैं। ठीक है, अब आते हैं उस सभ्यता पर जिसका नाम हर किसी ने सुना है। चैप्टर 10 हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युग, शहरीकरण, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ ओरिजिनल आर्कियोलॉजी मतलब खुदाई की रिपोर्ट्स और सेकेंडरी सोर्सेज यानी बाद के विश्लेषण दोनों बहुत जरूरी हैं। खुदाई में सर जॉन मार्शल की मोहिंजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन एक फाउंडेशनल वर्क है। और R.M. व्हीलर, उनका नाम भी जुड़ा है हड़प्पा से। हाँ, व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई की और उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी पर जोर दिया। हाल के काम में BB लाल का कालीबंगन पर काम और R.S. बिष्ट का धुलावीरा पर काम बहुत महत्वपूर्ण है। बिष्ट का धुलावीरा का काम खासकर उसके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पर अद्भुत है। ये नाम याद रखने चाहिए, मार्शल, व्हीलर, लाल, बिष्ट। ये तो हो गए प्राइमरी आर्कियोलॉजिकल सोर्स। सेकेंडरी सोर्सेज में कौन है? ग्रेगरी पोसेल की एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एक व्यापक संग्रह है। शिरीन रत्नगर की एनकाउंटर्स द वेस्टर्न ट्रेल ऑफ द हड़प्पन्स बताती है कि हड़प्पा का व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला था। इरफान अबीब की द इंडस सिविलाइजेशन इसके आर्थिक और तकनीकी पहलुओं पर जोर देती है। और वो लिपि, इंडस स्क्रिप्ट, हाँ, उस पर इरावतम महादेवन और एस्को परपोला का काम बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि लिपि अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है
उनके काम से हमें कुछ पैटर्न्स और संभावित दिशाएं पता चलती हैं। जॉनथन मार्क केनॉयर की एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक बहुत अच्छी चित्रों से भरपूर किताब है जो हालिया रिसर्च को शामिल करती है। सभ्यता के पतन पर भी जरूर स्रोत होंगे। हाँ, पतन के कारणों पर अलग अलग मत हैं। जलवायु परिवर्तन, बाढ़, आर्य आक्रमण जो अब ज्यादातर इतिहासकार नहीं मानते, या आंतरिक बिखराव, इन पर भी अलग अलग इतिहासकारों ने लिखा है, जैसे पॉसेल, लैम्ब्रिक। तो हड़प्पा पर काफी काम हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल क्यूर, चैप्टर्स 11-13, आर्य संस्कृति की पहचान, ऋग्वेद का युग, उत्तर वैदिक काल। ये एक जटिल और विवादास्पद विषय रहा है, खासकर आर्यन पहचान का सवाल। यहाँ मूल ग्रंथ मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। वेद, खासकर ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इनके अनुवाद उपलब्ध हैं, जैसे मैक्स मुलर, कीथ, ग्रिफिथ के। और इन ग्रंथों का विश्लेषण करने वाले सेकेंडरी सोर्सेज, इसमें फिर आर.एस. शर्मा की मटीरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशंस इन एंशिएंट इंडिया बहुत अहम है, जो बताती है कि वैदिक काल में भौतिक जीवन और सामाजिक संरचनाएं कैसे बदलीं, लोहे का इस्तेमाल कैसे बढ़ा। रोमिला थापर और डी कोसाम्बी ने भी वैदिक साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण किया है, मिथकों के पीछे के सामाजिक यथार्थ को समझने की कोशिश की है। और आर्यन पहचान वाली बहस, हाँ, ये बहुत बड़ी डिबेट है। क्या आर्य बाहर से आए या यहीं के थे? भाषा, पुरातत्व, जेनेटिक्स, सब पर बहस है। इसमें एडविन ब्रायंट, आस्को पारपोला, कॉलिन रेनफ्रू, जेपी मैलरी, थॉमस ट्राउटमैन जैसे विद्वानों के काम शामिल हैं। यूपीएससी के लिए ये डिबेट समझनी बहुत जरूरी है, लेकिन किसी एक पक्ष को सही मानने के बजाय विभिन्न तर्कों को समझना होगा। धर्म और दर्शन के लिए अभी केट्स की रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ द वेदास एंड उपनिषद्स एक क्लासिक है। ये वैदिक धर्म और उपनिषदों के दर्शन को विस्तार से समझाती है। महिलाओं की स्थिति पर ए.एस. आल्टेकर का काम है, हालांकि उस पर बाद में सवाल भी उठे हैं। के.पी. जायसवाल ने प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था पर लिखा है। तो वैदिक काल के लिए मूल ग्रंथों के साथ साथ शर्मा, थापर, कौसाम्बी और आर्यन डिबेट वाले लेखकों को देखना होगा। अब आते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महान बदलावों पर। चैप्टर्स 14-17, जैन और बौद्ध धर्म का उदय, राज्य संरचना और वर्ण व्यवस्था। ये वो दौर है जब गंगा घाटी में नए विचार और नए धर्म उभर रहे थे। इसके लिए प्राइमरी सोर्सेज हैं पाली कैनन के बौद्ध ग्रंथ जैसे दीघ निकाय, मध्यम निकाय, विनय पिटक और जातक कथाएं। इनके अनुवाद राइस डेविड्स और ओल्डनबर्ग जैसे विद्वानों ने किए। जैन धर्म के लिए आगम सूत्र महत्वपूर्ण है। ये ग्रंथ हमें क्या बताते हैं? ये हमें बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं, उनके संघों के नियमों और उस समय के समाज के बारे में बताते हैं। जातक कथाएं खास तौर पर आम लोगों के जीवन, व्यापार और सामाजिक मान्यताओं की झलक देती हैं। और सेकेंडरी सोर्सेज में कौन महत्वपूर्ण है? ए.एल. बाशम का आजीविकों पर काम, हिस्ट्री एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ द आजीविकस, महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दौर में सिर्फ बौद्ध और जैन ही नहीं, और भी कई संप्रदाय थे। उमा चक्रवर्ती की द सोशल डायमेंशंस ऑफ अर्ली बुद्धिज्म बताती है कि कैसे बौद्ध धर्म ने सामाजिक संरचनाओं, खासकर महिलाओं और निचली जातियों को प्रभावित किया। रोमिला थापर और आर.एस. शर्मा का भी जिक्र है। हाँ, थापर का काम इस काल के सामाजिक परिवर्तनों पर है और शर्मा की किताबें मटीरियल कल्चर, सूद्रास इन एंशिएंट इंडिया बताती हैं कि कैसे लोहे के प्रयोग, कृषि के विस्तार और व्यापार ने नए राज्यों और वर्ण व्यवस्था को मजबूत किया और कैसे शूद्रों की स्थिति में बदलाव आए। हर्मन कुलके और डाइटमर रॉथनमुंड की ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी इस काल का अच्छा विश्लेषण देती है। तो ये धर्मों के उदय को उनके सामाजिक आर्थिक संदर्भ में रखते हैं। अब बात करते हैं राजनीति की। चैप्टर्स 15-16, क्षेत्रीय राज्य और मगध का उदय, ईरानी और मैसेडोनियाई आक्रमण, महाजनपद से साम्राज्य तक। हाँ, छोटे छोटे राज्यों, महाजनपदों से मगध कैसे एक शक्तिशाली साम्राज्य बना, ये कहानी यहाँ है। इसके लिए H.C. रे चौधरी की पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया एक क्लासिक मानी जाती है। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, रे चौधरी। ये किताब क्यों इतनी खास है? क्योंकि ये साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का इस्तेमाल करके प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास को एक व्यवस्थित क्रम में रखती है। इसमें राजवंशों, उनके क्षेत्रों और प्रमुख घटनाओं का विस्तृत विवरण है। प्राइमरी सोर्सेज में क्या है इस काल के लिए?
डीसी सरकार द्वारा संपादित शिलालेख इंस्क्रिप्शंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमें राजाओं के आदेश, दान और उनकी उपलब्धियों की सीधी जानकारी देते हैं। और फिर हैं यूनानी लेखक जैसे मेगास्थनीज या एरियन, जिनके विवरण मिक्रिंडल ने संकलित किए हैं। ये सिकंदर के आक्रमण और मौर्य काल की जानकारी देते हैं। लेकिन आपने कहा था कि यूनानी विवरणों को सावधानी से पढ़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो बाहरी पर्यवेक्षक थे और उनकी समझ और विवरण में उनके अपने पूर्वाग्रह या गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वो प्रेशियस जानकारी देते हैं जो भारतीय स्रोतों में नहीं मिलती। आर.एस. शर्मा की एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन एंशिएंट इंडिया और कोसाम्बी का विश्लेषण राज्य निर्माण की प्रक्रिया, मतलब स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसे समझने में मदद करता है। घिर्ष्मन का काम ईरान के प्रभाव पर है। ठीक है, अब आते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य पर, चैप्टर्स 18-19। मौर्य युग, मौर्य शासन का महत्व, मौर्य साम्राज्य। यहाँ स्रोतों की भरमार है। सबसे पहले तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसका आर.पी. कांगले का संस्करण सबसे प्रामाणिक माना जाता है। ये शासन कला, अर्थव्यवस्था, समाज पर एक अद्भुत ग्रंथ है। अर्थशास्त्र के अलावा मेगास्थनीज की इंडिका, जिसके टुकड़े ही मिलते हैं मैक्रेंडल के संकलन में। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, हालांकि ये बाद का नाटक है, पर मौर्य काल की राजनीति की झलक देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अशोक के शिलालेख। हाँ, अशोक के शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, इनको हल्च सरकार जैसे विद्वानों ने संपादित किया है। ये पत्थर पर खुदे हुए प्राइमरी सोर्स हैं जो अशोक की नीतियों, उसके धम्म और उसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताते हैं। ये तो होगा प्राइमरी सोर्स। इनका विश्लेषण किसने किया है? रोमिला थापर की अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज एक सेमिनल वर्क है। उन्होंने अशोक को सिर्फ एक महान शासक के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसकी नीतियों की जटिलताओं और सीमाओं का भी विश्लेषण किया। बोंगार्ड लेविन की मौर्यन इंडिया भी एक अच्छा विश्लेषण है। रे चौधरी की किताब का जिक्र हमने पहले ही किया है। F.R. ऑल्चिन की द आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक साउथ एशिया पुरातात्विक संदर्भ देती है। मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला, जिस पर सूजन हंटिंगटन का काम महत्वपूर्ण हो सकता है, हालांकि यहाँ एक्सप्लिसिट जिक्र नहीं है, और अशोक के धम्म को समझने के लिए ये स्रोत अनिवार्य हैं। मौर्यों के बाद क्या हुआ? चैप्टर्स 20-23। मध्य एशियाई संपर्क, शिल्प, वाणिज्य और शहरी विकास, पोस्ट मौर्य काल। ये वो दौर है जब भारत का मध्य एशिया और पश्चिम के साथ संपर्क बहुत बढ़ गया। इसके लिए क्लासिकल स्रोत महत्वपूर्ण हैं, जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो पहली सदी का एक गुमनाम नाविक का यात्रा वृतांत है और लाल सागर और हिंद महासागर के व्यापार के बारे में बताता है। शॉफ का संस्करण मशहूर है। टॉलेमे का भूगोल, मिक्रेंडल भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संदर्भ में कौन से स्रोत हैं? पुरातत्व बहुत महत्वपूर्ण है। जी.आर. शर्मा का कौशाम्बी उत्खनन इस काल के शहरी जीवन पर प्रकाश डालता है। ए.के. नारायण की द इंडो ग्रीक्स हिंद यवनों पर एक क्लासिक है। कुषाणों पर चट्टोपाध्याय, रोजनफील्ड, पुरी के काम हैं। ल्यूसिन रू की किताबें एंशिएंट इंडिया एंड एंशिएंट चाइना और सिल्क रोड पर भारत और चीन के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाती हैं। इस काल में व्यापार और शहरीकरण पर जोर लगता है। हाँ, ये व्यापार, सिक्कों, शहरी केंद्रों और सांस्कृतिक मेलजोल जैसे गांधार कला का युग था। शक और सातवाहन काल पर भी पुस्तकें इसी संदर्भ में देखी जा सकती हैं। अब जरा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। चैप्टर्स 21, 22, 28। सातवाहन चरण, दक्षिण में भोर, प्रायद्वीप में ब्राह्मण विस्तार। हाँ, दक्षिण का इतिहास। यहाँ फिर से के. नीलाकंठा शास्त्री का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया और चोलों, द चोलाज, और पांड्यों, द पांड्यन किंगडम पर किताबें मील का पत्थर हैं। नीलकंठ शास्त्री, ये नाम जरूर याद रखें। प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं दक्षिण के लिए? संगम साहित्य, तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य, जैसे सिलप्पादिकारम, मणिमेखलाई, तिरुकुरल। ये उस समय के समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था की अद्भुत तस्वीर पेश करते हैं। इसके अलावा सातवाहन और वाकाटक राजाओं के शिलालेख, जिन्हें मिराशी या सिरकार ने संपादित किया है। सेकेंडरी सोर्सेज में कौन है? आर.एस. शर्मा की अर्बन डिके इन इंडिया का तर्क है कि इस दौर में उत्तर भारत में शहरी पतन हुआ, लेकिन दक्षिण में स्थिति अलग थी। नोबोरो काराशिमा का काम दक्षिण भारतीय समाज और इतिहास पर बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर शिलालेखों के आधार पर। बर्टनस्टीन का पिजन स्टेट एंड सोसाइटी चोल साम्राज्य को एक अलग नजरिए, सेगमेंट्री स्टेट से देखता है।
आर चैम्पका लक्ष्मी की ट्रेड आइडियोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन भी दक्षिण भारत के शहरीकरण और व्यापार पर एक महत्वपूर्ण किताब है। और वो अरिकामेदु उत्खनन। हाँ, व्हीलर का अरिकामेदु पुडुचेरी के पास उत्खनन रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के ठोस पुरातात्विक प्रमाण देता है। रोमन सिक्के, बर्तन वगैरह मिले हैं। ठीक है, अब आते हैं उस काल पर जिसे अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है। चैप्टर 24-25 गुप्त साम्राज्य का उदय और जीवन। हाँ, गोल्डन एज। हालांकि इस पर अब डिबेट होती है कि ये कितना गोल्डन था और किसके लिए था। प्राइमरी सोर्सेज में चीनी यात्री फाहियान का यात्रा वृत्तांत महत्वपूर्ण है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। बील का अनुवाद प्रसिद्ध है। साहित्यिक स्रोत? कालिदास की रचनाएं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम आदि। ये उस समय के समाज, संस्कृति और आदर्शों की झलक देते हैं। पुराण और स्मृतियां जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति भी इसी काल में संकलित या अंतिम रूप दिए गए, जो सामाजिक नियमों और धार्मिक मान्यताओं को बताते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? गुप्तकालीन शिलालेख, जिन्हें फ्लीट ने कॉपस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम वॉल्यूम 3 में संकलित किया है, और गुप्त राजाओं के सिक्के, खासकर सोने के सिक्के, जिन पर एल्टकर का काम महत्वपूर्ण है। ये सिक्के उनकी कला, धर्म और आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज में कौन प्रमुख हैं? आर.सी. मजूमदार द्वारा संपादित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल का वॉल्यूम द क्लासिकल एज गुप्त काल का विस्तृत विवरण देता है। ए.एस. एल्टकर का काम महिलाओं की स्थिति और शिक्षा पर यहाँ भी प्रासंगिक है। एस.आर. गोयल की अ हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्तास राजनीतिक इतिहास पर केंद्रित है। डी.एन. झा की रेवेन्यू सिस्टम इन पोस्ट मौर्य एंड गुप्ता टाइम्स आर्थिक पहलू पर प्रकाश डालती है। और धर्म? हाँ, ये हिंदू धर्म के वर्तमान स्वरूप के उभार का काल माना जाता है। वैष्णव और शैव धर्म लोकप्रिय हुए, मंदिर बने। इस पर ए.एल. बैशम का काम देखा जा सकता है। गुप्त काल कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के लिए भी जाना जाता है। लेकिन आर.एस. शर्मा की अर्बन डिके वाली थ्योरी इस काल पर भी कुछ हद तक लागू होती है। उनका मानना है कि शहरी केंद्रों का पतन जारी रहा। तो स्वर्ण युग वाली बात थोड़ी जटिल है। अब आगे बढ़ते हैं पूर्वी भारत और संक्रमण काल की ओर। चैप्टर्स 26-31 पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार, प्राचीन से मध्यकाल तक। हाँ, ये सेक्शन बंगाल, असम, ओडिशा जैसे पूर्वी क्षेत्रों के इतिहास और प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर संक्रमण, ट्रांजिशन पर केंद्रित है। इसमें कौन से लेखक या किताबें महत्वपूर्ण हैं? बंगाल के इतिहास के लिए आर.सी. मजूमदार की हिस्ट्री ऑफ बंगाल वॉल्यूम 1 एक क्लासिक है। बी.एन. मुखर्जी का काम पोस्ट गुप्त सिक्कों और पूर्वी भारत के इतिहास पर महत्वपूर्ण है। और संक्रमण काल को समझने के लिए आर.एस. शर्मा की इंडियन फ्यूडलिज्म बहुत जरूरी किताब है। इंडियन फ्यूडलिज्म ये सामंतवाद के उदय की बात करती है। हाँ, शर्मा का तर्क है कि गुप्त काल के बाद भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स बढ़ने से एक सामंती व्यवस्था का उदय हुआ, जिससे राजनीतिक विकेंद्रीकरण और सामाजिक संरचना में बदलाव आए। बी.डी. चट्टोपाध्याय की द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडीवल इंडिया भी इसी संक्रमण काल को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो सामंतवाद के बजाय दूसरी प्रक्रियाओं पर जोर देते हैं। तो अलग अलग व्याख्याएं हैं। बिल्कुल। इस दौर में क्षेत्रीय राज्यों का विकास हुआ और तांत्रिक धर्म, टेंट्रिज्म जैसी नई धार्मिक धाराएं भी उभरी। पेरी एंडरसन के पैसेजेस फ्रॉम एंटिक्विटी टू फ्यूडलिज्म एक तुलनात्मक दृष्टिकोण देती है, हालांकि वो यूरोप पर केंद्रित है। ठीक है, अब एक प्रमुख शासक पर आते हैं। चैप्टर 27 हर्ष और उसका समय। हाँ, हर्षवर्धन, वर्धन वंश का शासक। इसके लिए दो प्राइमरी सोर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो बाणभट्ट की हर्षचरित, जो हर्ष की जीवनी है, हालांकि दरबारी काव्य होने के नाते इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है। और दूसरा, वो हर्ष के समय भारत आया था और उसने बहुत विस्तृत विवरण छोड़ा है। सैमुअल बील का अनुवाद प्रसिद्ध है। सेकेंडरी सोर्सेज में कौन है हर्ष पर? आर.के. मुखर्जी की हर्षा पुरानी लेकिन महत्वपूर्ण किताब है। देवाहुति की हर्षा अ पॉलिटिकल स्टडी एक विस्तृत अकादमिक विश्लेषण है। बैजनाथ शर्मा की हर्षा एंड हिज टाइम्स भी एक उपयोगी कृति है। ये स्रोत हर्ष के साम्राज्य के विस्तार, उसके प्रशासन, उसकी धार्मिक नीतियों, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और कन्नौज सभा के बारे में बताते हैं। चलिए अब भारत की बौद्धिक संपदा की बात करते हैं। चैप्टर्स 29-33 दर्शन और विज्ञान में विकास,
विज्ञान और सभ्यता में विरासत, हाँ, भारत का फिलॉसफी और साइंस में योगदान। इसमें भारतीय दर्शन के षड दर्शन, 6 स्कूल, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत पर पुस्तकें शामिल हैं। एस राधाकृष्णन, एम हिरियना, एस.एन. दासगुप्ता जैसे विद्वानों के काम क्लासिक माने जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में गणित में दत्ता और सिंह का काम, हिस्ट्री ऑफ हिंदू मैथमेटिक्स, महत्वपूर्ण है। खगोल विज्ञान पर मेनन जैसे विद्वानों ने लिखा है। चिकित्सा में चरक और सुश्रुत के ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं, जिन पर फिलियोजाट जैसे विद्वानों ने काम किया है। डी.पी. चाट्टोपाध्याय का काम साइंस एंड सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया और लोकायता, अ स्टडी इन एंशिएंट इंडियन मटीरियलिज्म बहुत महत्वपूर्ण है, जो विज्ञान के सामाजिक संदर्भ और भौतिकवादी दर्शन, लोकायत चारवाक पर प्रकाश डालता है। बी.एन. सील और पी.सी. रे ने भी प्राचीन भारतीय विज्ञान पर लिखा है। तो दर्शन और विज्ञान में भी भारत का समृद्ध इतिहास रहा है। अगला चैप्टर 30 है एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संपर्क पर। हाँ, भारत का प्रभाव सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया तक भारतीय संस्कृति, धर्म, कला और भाषा का प्रसार हुआ। इस विषय पर जॉर्ज कोडीज की द इंडियनाइज्ड स्टेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एक फाउंडेशनल वर्क है। और आर.सी. मजूमदार, हाँ, मजूमदार के हिंदू कॉलोनीज इन द फार ईस्ट और सुवर्णदीपा जैसी किताबें भी इसी विषय पर क्लासिक हैं। ये बताती हैं कि कैसे व्यापारिक और धार्मिक संपर्कों के जरिए भारतीय प्रभाव इन क्षेत्रों में फैला, जिसे इंडियनाइजेशन या ग्रेटर इंडिया भी कहा जाता है। इसमें सिल्क रोड की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जिस पर एल. बुलिनवाज जैसे लेखकों ने काम किया है। तो ये दिखाता है कि भारत सिर्फ बाहरी प्रभावों को लेता ही नहीं था, बल्कि देता भी था। अब बिब्लियोग्राफी के अंत में कुछ डिक्शनरीज और जर्नल्स का जिक्र है। हाँ, ये रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी टूल्स हैं। मोनिया विलियम्स की संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। पत्रिकाएं, जर्नल्स जैसे एपिग्राफिया इंडिया शिलालेखों के लिए, इंडियन आर्कियोलॉजी नवीनतम पुरातात्विक खोजों के लिए, जर्नल ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ द ओरिएंट जेशो, ये अकादमिक शोध और नई बहसों से अपडेट रहने के लिए ज़रूरी हैं। वाह, तो ये था इस विस्तृत बिब्लियोग्राफी का एक बहुत ही गहन विश्लेषण। हमने लगभग हर सेक्शन को छूने की कोशिश की। इससे क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं जिन्हें एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, कुछ की टेकअवेज है। पहली बात, प्राइमरी और सेकेंडरी स्रोतों का महत्व और उनके बीच का फर्क समझना। मतलब मूल ग्रंथ, शिलालेख, सिक्के, पुरातात्विक अवशेष प्राइमरी और इतिहासकारों का विश्लेषण सेकेंडरी, दोनों जरूरी हैं। दूसरी बात, पुरातत्व और शिलालेखों की भूमिका, ये अक्सर वो कहानी बताते हैं जो साहित्यिक स्रोतों में नहीं मिलती, खासकर आम लोगों के जीवन, भौतिक संस्कृति या उन क्षेत्रों के बारे में जहां लिखित परंपरा कमजोर थी। सिरकार, फ्लीट, हलशच, मार्शल, व्हीलर, संकालिया जैसे नाम इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? प्रमुख इतिहासकारों को जानना और उनके दृष्टिकोण को समझना। डी.डी. कोसांबे, आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, ए.एल. बैशम, के.ए. नीलाकंठा शास्त्री, आर.सी. मजूमदार, एच.सी. रे चौधरी, ये नाम बार बार आए हैं। इनका काम क्यों महत्वपूर्ण है? इनका मुख्य तर्क क्या है? क्या कोई खास थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जैसे मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट, सबल्टन है जिससे वो प्रभावित है? ये समझना जरूरी है। हाँ, ताकि हम सिर्फ फैक्ट्स न रटें बल्कि आर्ग्यूमेंट्स को समझें। बिल्कुल। चौथा पॉइंट है विषयों की व्यापकता। ये बिब्लियोग्राफी दिखाती है कि प्राचीन भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है। इसमें राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, भूगोल, भाषा, विज्ञान, कला सब कुछ शामिल है। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ, विविध दृष्टिकोण। हिस्ट्री इज एन आर्ग्यूमेंट विदाउट एंड। इतिहास पर कोई एक अंतिम सत्य नहीं होता। अलग अलग इतिहासकारों को पढ़ने से ही एक संतुलित, न्यूआंस्ड समझ विकसित होती है। किसी एक किताब या एक लेखक पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये बिब्लियोग्राफी एक गाइड है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन असली समझ तो इन स्रोतों को पढ़ने, उन पर सोचने और सवाल उठाने से ही आएगी। तो ये थी हमारी आज की लंबी और गहन चर्चा। मुझे उम्मीद है कि ये एस्पिरेंट्स के लिए उपयोगी साबित होगी। हाँ, ये जानकारी थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन ये आपकी तैयारी की नींव है। इसे एक बार में पचाना मुश्किल हो सकता है। शायद दोबारा सुनना पड़े, नोट्स बनाने पड़े। हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहूँगा कि इस चर्चा को दोबारा सुने, शायद 1.5x स्पीड पर सुने, लेकिन नोट्स जरूर बनाएं।
इन किताबों और लेखकों को जानना सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, बल्कि अपने देश, अपनी जड़ों को समझने के लिए भी जरूरी है। एकदम सही। ये स्रोत आपकी नींव को मजबूत करेंगे, आपको एनालाइज करना सिखाएंगे और मेंस में उत्तर लिखते समय या इंटरव्यू में सवालों का जवाब देते समय आपको वो कॉन्फिडेंस देंगे जो सिर्फ रटने से नहीं आता। ये समझना है, आत्मसात करना है। तो दोस्तों, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये चर्चा, ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया सनलो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी करें उनके साथ शेयर करें। हाँ, और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगला गहन विश्लेषण, अगला डीप डाइव किस विषय पर चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे अगले एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।